Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will be dealing with legality of object and consideration of Indian Contract Act 1872 and this is very much important topic. ठीक है? See, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, अगर उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल है, विल डेट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. अगर दोनों ही अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है. अब कंसिडरेशन अगर लॉफुल है बट ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, बट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट भी और कंसिडरेशन दे बोथ शुड बी लॉफुल. दोनों ही लॉफुल होने ज़रूरी है. बोथ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दे मस्ट बी लॉफुल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नाउ सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग फॉलोइंग आर अनलॉफुल एग्रीमेंट इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इफ इट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, इफ इट कॉजेस इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, और इफ इट इज इमोरल और इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. अगर ऐसे केसेस पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट के अंदर है तो वो क्या होंगे? अनलॉफुल होंगे. एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड. ठीक है. नाउ अब देखो, वी विल अंडरस्टैंड दिस विथ एन इलस्ट्रेशन. अब देखो, ए अग्री कर रहा है कि वो बी को अपना घर सेल करेगा 10,000 रुपीज़ में, और इसका बी क्या करता है? बी बोलता है ओके, आई give you 10,000 rupees for that. I am ready to buy your house. Here, what is the consideration? A के तरफ से consideration क्या है? वो घर. And B के तरफ से consideration क्या है? 10,000 rupees. ठीक है. यहाँ पे consideration जो है दोनों के बीच में, एक घर है और एक क्या है? 10,000 rupees. So यहाँ पे consideration क्या है? lawful consideration है. ठीक है. यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन इज लॉफुल है. ठीक है. नाउ सेकेंड इलस्ट्रेशन देखो. अब देखो, ए जो है वो बी से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी पब्लिक सर्विस में जॉब लगाएगा, और बदले में ए बोलता है कि ही विल बी प्रोवाइडिंग 1,000 रुपीज़ टू ए. अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है. अब बाद में ए जो है उसकी जॉब लगा देता है और बी जो है उसे 1,000 रुपीज़ नहीं देता. अगर ए उसे अब स्यू करता है, यहाँ पे कंसिडरेशन ए की तरफ से क्या था? उसकी पब्लिक सर्विस में जॉब लगाना, और बी के तरफ से क्या था? उसे 1,000 रुपीज़ प्रोवाइड करना. हेयर द एग्रीमेंट विल बी वॉइड एज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. ठीक है. यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल है. ठीक है. नाउ वी विल बी डीलिंग विथ फॉरबिडन बाय लॉ एग्रीमेंट विच आर फॉरबिडन बाय लॉ. सी, फॉरबिडन बाय लॉ सिंपल मीन्स जिसको लॉ करने से मना करता है, जिसकी परमिशन लॉ नहीं देता. समथिंग विच इज़ पनिशेबल अंडर द IPC और एनी अदर स्टैट्यूट. तो अगर ऐसे एग्रीमेंट हैं, ठीक है, वो एग्रीमेंट क्या होते हैं? लॉफुल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, स्मगलिंग ऑफ गुड्स मीन्स यहाँ पे देखो, एग्रीमेंट जो है ये फॉरबिडन है बाय लॉ की, और यहाँ पे पनिशमेंट भी हो सकती है, जेल हो सकती है. सो मीन्स दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ. ठीक है. अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो इट इज़ अनलॉफुल. नाउ देयर वाज अ केस ऑफ ब्रिजमोहन वर्सेस MP SRT कॉरपोरेशन 1987 सुप्रीम कोर्ट. अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में गाड़ी को चलाने के लिए जो परमिट स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि SRT कॉरपोरेशन के पास थी, उन्होंने वो एक प्राइवेट ओनर को क्या कर देते हैं? वो पैसे लेकर दे देते हैं. नाउ मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग ये फॉरबिडन था. परमिट जो थी वो खाली SRT यानी कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ही दे सकती है.
ऐसे आप किसी को नॉमिनी नहीं बना सकते. सो इट वॉज फॉरबिडन बाय MVA मोटर व्हीकल एक्ट. सो हेयर इन दिस केस ब्रिजमोहन वर्सेस MP SRT के केस में क्या हुआ, एग्रीमेंट जो है इट इज सेड टू बी फॉरबिडन बाय लॉ. ठीक है. सो नाउ सेकेंड वी हैव agreement is of such a nature that if it permitted it would defeat the provisions of any law. Means कि if object और consideration जो है किसी agreement के is of such a nature that अगर हम उसे permit करते हैं तो it is going to defeat the provisions of any law. तो उस agreement को हम void मानते हैं. Now let us understand this with an example. X एंड Y एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं. X Y से बोलता है कि वो उसे 2 लाख रुपीज़ दे और वो उसे 2 लाख रुपीज़ जो है आराम से 4-5 साल तक दे देगा. Y क्या है, Y बोलता है कि ठीक है. नाउ X इज़ द डेटर that Y will not plead the limitation. Now see, this however is done to defeat the intention of the Limitation Act. लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 3 साल का समय दिया जाता है. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि मैं 4-5 साल तक आराम से दे दूंगा. सो दिस इज समवेयर डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट. सो द कोर्ट कैन रूल दैट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड ड्यू टू द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ थर्ड वी हैव इफ एग्रीमेंट इज फ्रॉडुलेंट. सी, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी फ्रॉडुलेंट. अगर कोई लॉफुल कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉडुलेंट नहीं हो सकते हैं. अगर वो फ्रॉडुलेंट है तो एग्रीमेंट क्या होगा, विल बी वॉइड. ठीक है. नाउ देखो, कोई भी एग्रीमेंट विद इन इंटेंशन टू डिसीव मीन्स किसी को डिसीव करने के लिए, किसी को धोखा देने के मतलब से आप किसी से एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड नेचर के होते हैं. लाइक देखो, अगर कोई बड़ा प्लेग्राउंड है, ठीक है, वहाँ पे एक आदमी आता है, मीन्स ए आता है और वो बोलता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है क्योंकि वो बहुत टाइम से खाली थी और बोलता है कि यहाँ पे किसी का है नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है. और सबके सामने क्या कर देता है, एक बोर्ड लगा देता है वहाँ पे और उस जो प्रॉपर्टी थी उसको ऑक्शन के लिए रख देता है, नीलामी के लिए रख देता है. बोलता है कि प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जिसका इंटरेस्ट है वो आके ख़रीद लो. अब देखो, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है ए की, क्या वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है? नो. जो चीज़ मीन्स जो प्रॉपर्टी अगर किसी की नहीं होती तो मीन्स दैट प्रॉपर्टी इज़ ऑफ गवर्नमेंट. सो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है. यहाँ अब लोग आ रहे हैं उस ऑक्शन के लिए, उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए. तो यहाँ पे ए का इंटेंशन क्या है? इट इज़ हेयर एज इंटेंशन इज़ टू डिसीव समवन. सो हेयर एग्रीमेंट जो ए बना रहा है इट इज़ मेड विथ फ्रॉडुलेंट पर्पस. सो दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड. सो एग्रीमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस इज वॉइड. ठीक है. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी और डैमेज टू अ पर्सन और इट्स प्रॉपर्टी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो अनलॉफुल होता है. लाइक ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो सी के खिलाफ कुछ एब्रप्टेड या कुछ कैरेक्टराइजिंग हिम कुछ लिखे उसके बारे में. ठीक है, अबाउट हिज नेचर और एनीथिंग एक्सेट्रा विच इज़ नॉट गुड, बट सी के बारे में कुछ पब्लिश करे. वो कौन? बी करे, ए बोलता है. यहाँ पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है बट जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है बिकॉज इट इज़ कॉजिंग इंजुरी टू सी. यहाँ पे सी को इंजुरी पहुँचा रहा है जो ए बोल रहा है बी को करने को. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट हेयर इज अनलॉफुल बिकॉज इट इज़ कॉजिंग इंजुरी टू सी. नाउ एक और एग्जांपल देखो. बी कॉन्ट्रैक्ट करता है आर के साथ टू पब्लिश एज बुक. नाउ दिस इज अ वायोलेशन ऑफ एज कॉपीराइट because as it is void, because it consideration here is unlawful because it was causing injury to A's property, that is his copyright. So this involves injury.
सो यहाँ पे एग्रीमेंट जो होगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड, दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एज हेयर द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. ठीक है. Now we have immoral agreements. See, means which the court regards it as immoral. If the object or consideration are regarded by the court as immoral, then such object and consideration are immoral. Example देखो, A B से बोलता है कि तुम अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लो, उसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ दूंगा. अब B जाकर C अपनी वाइफ से C से डाइवोर्स ले लेता है. ठीक है. अब B A से बोलता है कि मुझे मेरा कंसिडरेशन दो, क्योंकि मैंने आपने जैसा बोला था मैंने वैसा करा. नाउ गिव मी 1 लाख रुपीज़ फॉर डैट. अब A जो है B को मनी देने से मना कर देता है. अब B A के खिलाफ केस फाइल करता है. वो बोलता है कि तुमने मुझे कंसिडरेशन नहीं दिया, मेरे साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, एक तरीके से एग्रीमेंट फॉर्म करा था कि जिसमें तुमने बोला था कि मैं तुम्हें कंसिडरेशन दूंगा, बट तुमने मुझे दिया नहीं 1 लाख रुपीज़. अब इस केस में क्या होगा, कोर्ट क्या बोलेगा कि सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड बिकॉज हेयर द अनलॉफुल देयर इज़ अनलॉफुल कंसिडरेशन. यहाँ पे कंसिडरेशन क्या था, इट वॉज अनलॉफुल एंड कोर्ट विल रिगार्ड देम एज इमोरल, अनैतिक माना जाएगा लॉ द्वारा ये. ठीक है. नाउ वी हैव अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी मीन्स एनी एग्रीमेंट विच इज़ इंजूरियस टू द पब्लिक एट लार्ज और इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, मीन्स अपोजिंग द पब्लिक पॉलिसी. For example, we have trading with enemy, means entering into agreement with a person from a country with whom India is at war, means जिस country के साथ हमारे country के संबंध सही नहीं है, means that a country is the trading enemy of our country. ठीक है. अगर आप ऐसे country के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो ऐसे एग्रीमेंट void होते हैं. ठीक है, because it is opposed to the public policy. And other example like trafficking in public offices and titles, interference with the course of justice, marriage brokerage agreements or agreements tending to create interest opposed to duty, or agreement in restraint of personal liberty, in agreement in restraint of marriage, etc. So these are the agreements which are opposed to public policy. Therefore the courts have imposed a sort of self-imposed restriction regarding inventing new grounds of agreement which is opposed to public policy. ठीक है. So these were all about the legality of object and consideration. For a valid contract के लिए हमारे पास object and consideration दोनों ही lawful होने must हैं. अगर ये नहीं है तो agreement जो है वो void होगा और contract तो फिर तो void ही होगा. Thank you so much.